यहाँ पे सरकार बनेगी तो असम की तरह यहाँ पे भी एनआरसी लागू किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन बीजेपी, ये लोगों के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या एक वोट बैंक बन चुका है। एचसी को कब चालू कराएंगे या इसको परमानेंटली क्लोज कर देंगे, क्योंकि 21 लाख वर्ग मीटर एरिया है पूरा एचसी का। हमारा असम में बीएसएफ बढ़िया से काम करते हैं। असम में, हाँ, असम बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बीएसएफ की है। फिर ये कैसे आ जा रहे हैं हमारे देश में? क्या ये मुसलमान लोग जो बढ़ रहा है, इसका जन्म झारखंड में हुए हैं या वो बाहर से आए? आदिवासी लोग जो हैं यहाँ के, झारखंड के, उन लोगों को उनका हक जो है आप लोग कैसे दिलाएंगे? हम सब लोगों को पूछूंगा कि आप भारत का नागरिक है, ये प्रूफ। बांग्लादेशी कोई एक सेक्टर में आते हैं, जब तक वो 40% नहीं होते हैं तब तक वो लोग हक नहीं मानते। आदिवासियों को घुसपैठियों से हमें मुक्त करवाना है, उनको हक दिलाना है और उनका जो संख्या घट रहा है उनमें हम रोक लगाना। हम अगर हिंदू को भारत में ले लूंगा तो बांग्लादेश से तमाम हिंदू भारत आ जाए। सबका साथ एक ही व्यवहार करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में जब भी मैं मुसलमान लोगों को मिलता हूँ या जो भी लोगों को मिलता हूँ, मैं दो बात उनको बोलते हूँ, भाई कम उम्र में शादी मत करवाना। चलना होगा, गलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पे चलने वाले नेताओं ने इस देश को जो है मजबूत किया। वर्तमान समय में इस देश को जो है नरेंद्र मोदी जी जो है आधुनिक भारत के निर्माता बन रहे हैं। आसाम की स्थिति अगर किसी ने सुधारा तो हेमंता बिश्व शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे झारखंड की राजनीति पे, क्योंकि अभी ये झारखंड के सह प्रभारी हैं बीजेपी के। तो स्वागत है आपका। झारखंड में एक सबसे बड़ा समस्या होते जा रहा है कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग आते जा रहे हैं और वे लोग आदिवासी का हक मारते जा रहे हैं। यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनका हक मारते जा रहे हैं। इसका एनालिसिस आप लोगों ने क्या किया और इस समस्या का समाधान कैसे? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने ये सारा विषय को संज्ञान लिया और भारत सरकार ने जो हलफनामा हाईकोर्ट का सामने रखा, इसमें सारा स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। झारखंड में लगातार, खास करके संथाल परगना, लगातार मुसलमान संख्या बढ़ रहा है और आदिवासियों का संख्या घट रहा है। साथों साथ अगर आप 2009 से संथाल परगना का सारे वोटर लिस्ट को आप एक कंपैरिजन करें तो आपको ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि हर साल कितना मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। अभी प्रश्न है, क्या ये मुसलमान लोग जो बढ़ रहा है, इसका जन्म झारखंड में हुए हैं या वो बाहर से आए? अगर आप इसको भी एग्जामिन करें तो झारखंड में जो लोकल मुसलमान लोग थे, अगर उनका फैमिली बढ़ते जाए तब भी वो संख्या आपको नहीं मिलेगा। साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बाहर से लोग आए। बाहर से यानी बांग्लादेश से और म्यांमार से। और कहाँ से आए? हाँ, जैसे आज असम में, बिहार में, बंगाल में जो मुसलमान परिवार, वो लोग अपना काम काज करके अपना स्टेट में बैठा हुआ है। लाखों लोग झारखंड कैसे आएगा? ये इंटर स्टेट इमिग्रेशन नहीं, ये जरूर देश का बाहर से ही आएगा। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बीएसएफ की है। फिर ये कैसे आ जा रहे हैं हमारे देश में? देखिए, हमारे देश में पूरा जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर, ये पोरस बॉर्डर, खाली लैंड बॉर्डर नहीं है। इसमें काफी सारा रिवर होते हैं, काफी सारा रिवर लाइन होते हैं, जिससे लोग आते हैं। बीएसएफ एक प्रकार का ड्यूटी को पालन करता है कि भाई हम इसमें आने नहीं, लेकिन
हमारा और एक कंसेप्ट है सेकेंड लाइन डिफेंस। जैसे मैं आज आपको सुबह ही आपको मैं बताऊंगा, हमारा असम में बीएसएफ बढ़िया से काम करते हैं। असम में, हाँ असम में। यही मैं नेक्स्ट सवाल मेरा यही था। लेकिन आज देखिए बीएसएफ काम किया अच्छा, लेकिन आज सुबह हम ये इतना लोगों को हमारा प्रदेश का अंदर पकड़ा, जो लोग बीएसएफ का फास्ट जो डिफेंस है उसको क्रॉस करके आप उनसे, सेकंड डिफेंस मतलब कि पुलिस, सेकंड लाइन डिफेंस मतलब स्टेट है। जैसे ये आप देखिए आज ये रोहिंग्या को हमने पकड़ा है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं भाई बीएसएफ होते हुए ये कैसे आ, 1600 किलोमीटर का बाउंड्री असम में, पूरा भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर है, बंगाल और असम और मेघालय को पकड़ के 4,300 नहीं, असम में 1600 किलोमीटर, असम में 1600, टोटल जो ईस्टर्न इंडिया 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। आप खाली बीएसएफ काम करेगा तो आप घुसपैठियों को रोकने नहीं रोक पाएंगे। बंगाल गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट हाथ हाथ मिला के बीएसएफ का सब काम, आदिवासी लोग जो हैं यहाँ के झारखंड के, उन लोगों को उनका हक जो है आप लोग कैसे दिलाएंगे? देखिए पहला बात हम लोग को एनआरसी का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, हम सब लोगों को पूछूंगा कि आप भारत का नागरिक है, ये प्रूफ, इसलिए आधार तो प्रूफ नहीं होते हैं, आधार नॉन सिटीजन को भी मिल सकता है। आप भारत से ही है इसका आप सबूत दीजिए, जो सबूत दिया वो भारतीय बने, जो सबूत नहीं दिया उनको कानून का रास्ता में हम लोग लेके जाएगा। कहाँ भेजेंगे? देखिए भेजने का बात नेक्स्ट स्टेज में, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपका नाम वोटर लिस्ट से मुझको डिलीट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी का अधिकार से आपको मुझको निरस्त करना पड़ेगा, आपको ऐसा एक इकोसिस्टम में मुझको लेके जाना है कि भारत में आने से भी मुझको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा यहाँ आने से मेरा तकलीफ ही हो। कुछ लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और इन सब चीजों से लोगों का ध्यान भटक जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या से ध्यान भटक जाए, इसलिए वो लोग क्षेत्र में ही डिवाइड की बात करते हैं। बहुत सारे जगहों पे, महाराष्ट्र में भी एक नेताजी थे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ऐसा होता है, जब बांग्लादेशी कोई एक क्षेत्र में आते हैं, जब तक वो 40% नहीं होते हैं तब तक वो लोग हक नहीं मानते। जो भी अपना प्रतिष्ठित नेता है उनको बिना शर्त वोट डालते जाते हैं। तो इसलिए नेता को लगता है कि अरे बांग्लादेशी तो मेरा बहुत अच्छा वोट बैंक है, अगर बाकी लोग का पास वोट मांगने जाऊंगा तो नौकरी मांगेगा, पैसा मांगेगा, पैसा मतलब डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगेगा, सड़क मांगेगा, पानी मांगेगा। ये लोग तो कुछ नहीं मांगते हैं, ये लोग तो खाली सुरक्षा ही देना है, मुझको वोट भी डालेगा। तो इसीलिए नेता का कमजोरी हो जाता है। ये बांग्लादेशी लोग 5,000 रुपया में आधार कार्ड बनता है और 5,000 भी नहीं सही, और 25,000 रुपया में उन लोगों को एक झुग्गी दे दिया जाता है पहाड़ी पे, झारखंड में। क्या ये बात सही है? देखिए झारखंड को जेएमएम को ये लगने लगा कि आदिवासियों को वोट में मांगूंगा तब वो लोग हक भी मांगेंगे। लेकिन बांग्लादेशी अगर हर जगह में मेरा 20,000 25,000 मेरा बांग्लादेशी हो जाएगा तो ये मेरा वोट बैंक बनेगा और ये हक नहीं मांगेगा, ये डर के रहेगा। तो इसीलिए कांग्रेस और जेएमएम हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन बीजेपी, ये लोगों के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या एक वोट बैंक बन चुका है और इसीलिए वो वोट बैंक को सुरक्षा देते हैं। लेकिन मैं असम से आता हूं, मेरा मालूम है बांग्लादेशी तब तक हक नहीं मांगते हैं जब तक वो 40% नहीं, जो दिन 40% होते हैं वो हक मांगना शुरू कर देते हैं। आपका मंदिर में भी कब्जा कर लेते हैं, आपका धर्म स्थान में भी कब्जा करते हैं और पॉलिटिकल सीट भी बोले नहीं अभी मुझको लड़ना है, अभी तुमको लड़ना नहीं। फिर उसके बाद से यूसुफ पठान जैसे लोगों को जो है चुन देते हैं। बस शुरुआत उधर से हो जाते हैं और पूरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स बाद में आपको देगा नहीं वो सीट तो मुसलमान का है। एक और समस्या पाकुड़ देखिए, झारखंड में पाकुड़ नाम का एक सीट था, 15 साल पहले वहां में हिंदू विधायक थे,
अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम भी नहीं लेते, किसलिए वो मुस्लिम रिजर्व हो। यहाँ पे एक और समस्या है, सबसे ज्यादा कोयला जो है झारखंड में है और सबसे ज्यादा बिजली जो है झारखंड में कटती है, सबसे ज्यादा खनिज संपदा झारखंड में है और यहाँ पे लोगों को जो है उनका जमीन नोटिफाई कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन लिया जाता है, उसके बावजूद जो है नौकरी नहीं दिया जाता है। जबकि उड़ीसा में ये नियम है कि अगर आपका 2 डिसमिल भी जमीन जो है वो गवर्नमेंट लेता है, नोटिफाई करता है, लेता है, तो उसके लिए जो है आपको नौकरी देना होता है। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी क्यों है और इस स्थिति को कब बदला जाए? हम लोगों ने ये विषय को बहुत अच्छा से स्टडी किया। एक विस्थापन का ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। हाँ, जो विस्थापन का ऊपर नीति है अभी उड़ीसा में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, झारखंड में अलग है। हाँ, मेरा जो मानना है कि हमारा पूरा देश भर में विस्थापन का ऊपर राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। भाई जो उड़ीसा में हो रहा है वो झारखंड में भी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में भी इस बार विस्थापन का बारे में काफी चीजें बोलेगा और हमारा प्रयास होगा कि देश भर में एक ही नीति बने। पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदर फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्रियों की मां, एचईसी मतलब कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो अपने रांची में है और जिस वजह से रांची को राजधानी बनाया गया, वो एचईसी आज जर्जर हो चुका है। 2021 में परमानेंटली जो है उस पर ताला लगा दिया गया। और एचईसी में जो है एपीजे अब्दुल कलाम का भी यादें है, अमेरिका ने जो है लॉन्च पैड नहीं दिया था हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, परमाणु बम रिएक्टर के लॉन्चिंग, परमाणु बम लॉन्चिंग के लिए, तो एचईसी नहीं बना के दिया था। इस एचईसी के बारे में जो है आप लोगों का क्या राय है? एचईसी को कब चालू कराएंगे या इसको परमानेंटली क्लोज कर देंगे? क्योंकि 21 लाख वर्ग मीटर एरिया है पूरा एचईसी का। देखिए एचईसी का पास आज जो जमीन है ये एक उनका बहुत बड़ा ताकत है। उनका पास जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, साइंटिस्ट है, वो भी उनका एक बहुत बड़ा ताकत है। मेरा लगता है कि उसको हमें रिवाइव करना चाहिए और नया टेक्नोलॉजी का साथ उनको हमें जोड़ना चाहिए। समय समय में टेक्नोलॉजी का परिवर्तन होता है। हमारा सांसद जी भी इस काम में लगे हुए हैं। मैं भी 2-1 बार इस बात विषय को छिड़ा हूँ दिल्ली में। मेरा जो अपना राय कि ये संगठन को हमें नया टेक्नोलॉजी से जोड़ के उनको हमें प्रासंगिक बनाना है और उनका पास जो जमीन है वो जमीन ही उनका एक बहुत बड़ा ताकत है और उनका पास जो ह्यूमन रिसोर्स है और उससे भी बड़ा ताकत, दोनों ताकत का जो एक सिनर्जी बनेगा तो ये एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। चेहरा कौन होगा यहाँ पे बीजेपी का? देखिए अभी उसमें हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अभी संगठन ही हमारा चेहरा है। अभी हम कोई बाबूलाल मरांडी जी हमारा अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया हूँ कि हमारा आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले हम लोग को निश्चित होना चाहिए कि हम लोग सरकार बना लेगा। अभी भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या समय आने पर क्या यहाँ पे सरकार बनेगी तो असम की तरह यहाँ पे भी एनआरसी लागू किया जाएगा? ये तो हम हाईकोर्ट में लिख दिया हूँ भारत सरकार कि संथाल परगना में हमें एनआरसी बनाना ही है, उससे कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आदिवासियों को हम उनका हक दिलाएंगे। आदिवासियों को घुसपैठियों से हमें मुक्त करवाना है, उनको हक दिलाना है और उनका जो संख्या घट रहा है उनमें हम रोक लगाना। नहीं तो अगली जो सीमांकन होगा उसमें आदिवासी का सीट भी कम हो जाएगा। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी ऐसा बढ़ते जाएगा तो आदिवासी अपना राजनैतिक अधिकार भी खो जाएगा। तो इसीलिए हमें एनआरसी बनाना है, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना है, पहले वोटर लिस्ट से उनका नाम कटवाना है, फिर हमें उनको बांग्लादेश तक भेजने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी हमें शुरू करना है। एक और सवाल थोड़ा कड़वा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रहा है और हिंदुओं के मठ मंदिरों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। जब हिंदू बॉर्डर पे आते हैं तो उन्हें बीएसएफ रोक लेता है पूरी तरीके से और बोलता है कि आप बैठ जाइए, पीछे जाइए, हम अपने देश में आपको घुसने नहीं देंगे। हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाता है लेकिन मुस्लिम बांग्लादेश के जो है वो इजिली जो है घुस जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए 2 बातें हैं इसमें, 2 बिंदु। हम अगर हिंदू को भारत में ले लूंगा
तो बांग्लादेश से तमाम हिंदू भारत आ जाए, हम्म जो हमारा वहां में मंदिर है, मठ है, उसका क्या होगा? हम्म एक देश से, हर देश से हिंदू को भगाएगा और हिंदू भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी को, जो अपना भारत का जो हमारा जो एक वर्ल्ड लीडरशिप है, हमें बांग्लादेश को हमें बाउंड करना पड़ेगा कि आप हिंदू को सिक्योरिटी दो। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश पे हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक ही काफी है। आज प्रधानमंत्री जी, आप देखा होगा लास्ट 3 महीना से धीरे धीरे हिंदुओं का ऊपर संख्या कम होते, जो अटैक का बात पहले जितना आते थे अभी कम होते जा रहा है। प्रधानमंत्री जी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करे, प्रधानमंत्री जी डिप्लोमेटिक काम करे, जो कर भी रहा होगा, कि जानकारी मेरा पास नहीं है। हमें बांग्लादेशी हिंदू को भारत नहीं लाना है। हम हिंदू हर जगह में क्यों हारेगा? हिंदुओं को बांग्लादेश में ही हमें सुरक्षा देना है और बांग्लादेश में ही जिताना है। बांग्ला आप देखो, अगर हिंदू बांग्लादेश से आ जाएगा तो कितना मठ मंदिर है वहां, और कितना लोग भाग के आएगा, बाकी लोग तो और संख्या कम होते जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए, ये पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, ये नेपाल हो, ये सारे हमारा सनातन का भूमि थे। आज कई कारण में हमें पीछे सल गया हो, लेकिन हमें पराजय स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का पास अपना ताकत है, और मैं विश्वास भी करता हूं कि प्रधानमंत्री जी हिंदू को बांग्लादेश में ही सुरक्षा देगा। सोशल मीडिया पे एक विरोध किया गया, बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट आके इंडिया में खेल रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश यहाँ पे आके मैच खेल रहा है। हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा दयनीय स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की हो कोई गई। चीज हमें प्रधानमंत्री जी का ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनका कब क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर सोशल मीडिया फोर्स करना शुरू करेगा एक देश को डिप्लोमेसी में कि ये निर्णय लो, मुश्किल हो जाता है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड थोड़ा हमारा वर्ल्ड से अलग है। तो डिप्लोमेटिक जो वार है वो हमें भारत सरकार को लड़ना देना चाहिए। कितना सीट आ सकता है इस बार? झारखंड में सरकार बना देना चाहिए, गठबंधन में या सिंगल? देखिए, गठबंधन का साथ हमें सरकार बनाना है। किसको कितना संख्या मिलेगा अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा खुद मानना है अभी झारखंड का हवा, माहौल, परिवेश अच्छा है। बीजेपी सरकार बना दे। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या रहा है? ये तो होना ही चाहिए। 4 महीना पहले झारखंड का एक चुनाव हुआ, 4 महीना का बाद और एक चुनाव, तो लोगों का बहुत से लागू परेशानी है। आज का सदन का स्थिति को देखते हुए ही ये बात आपको कोई बोल सकता है। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। एनआरसी के लिए ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए। सीए तो लागू हो चुका है, थोड़ा रूल में और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना। धारा 370 बोला जा रहा है कि कश्मीर में फिर से लागू हो जाए। संभव नहीं है, कश्मीर का हवा अलग का। एकदम। कश्मीर में कितना सीट आ रहा है? कश्मीर में बीजेपी को ही 35 सीट। महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र का माहौल अच्छा है। हरियाणा में कॉन्टेस्ट है, लेकिन हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टेस्ट हम लोग इम्प्रूव कर रहा हूँ दिन ब दिन। चलिए, ये हैं असम के सीएम, आप सभी जानते हैं, और अक्सर जो है राष्ट्रवाद पे खुल के बोलते हैं। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी, और झारखंड में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कितना सीट लेके आने वाला है और सरकार किस प्रकार से बनेगी, उस पर आप लोग अपना राय रख सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। झारखंड की मूलभूत समस्याएं क्या है उस पर भी आप लोग अपना राय रखिए, ताकि इन जैसे लोगों तक पहुंचेगा और उन समस्याओं का समाधान होगा। लास्ट में झारखंड के मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? परिवर्तन के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। झारखंड उलगुलान का भूमि है, और झारखंड इस बार परिवर्तन का तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देश का 5 विकसित प्रदेश में झारखंड का नाम आना चाहिए। अब एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ।
आप अक्सर जो है किसी को ठोकते रहते हैं ऐसे हाथ से, और वो जो भी वीडियो वायरल होता है उसमें लगता है कि वो लोग मुस्लिम भी हैं। कभी कोई मुस्लिम बूढ़ा रहता है, कभी कोई मुस्लिम बच्चा रहता है, कभी कोई मुस्लिम जवान रहता है, उसको 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ 4 थप्पड़ मारते रहते हैं। तो ये थप्पड़ मार के उसको सबक सिखाना चाहते हैं या उसको प्यार जताते हैं? देखिए, सोशल मीडिया कुछ बातें कैप्चर करते हैं, कोई बातें कैप्चर नहीं आप बहुत करते। फेमस है सोशल मीडिया पे, आपको पता है ना? मैं ठीक ठाक, लेकिन मैं सबका साथ एक ही व्यवहार करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं साथ साथ में जब भी मैं मुसलमान लोगों को मिलता हूँ या जो भी लोगों को मिलता हूँ, मैं 2 बात उनको बोलते हूँ, भाई कम उम्र में शादी मत करवाना और 2 से ज्यादा बच्चा का जन्म मत देना। अगर 2 से ज्यादा पैदा कर दिया तो? देखिए, उसको बोलना है, मैं बोलता हूँ। हाँ। और जब भी वो आप वो देखते बोलते हैं या धमकी देते हैं? नहीं, जो बात वो लोग का उनका सब मेरा एक संवाद का तरीका है असम में। वो आप तो बोल देंगे तो वो डर जाएंगे। मैं संवाद से ही उसको बोलता हूँ कि बेटियों को कम उम्र में शादी मत करवा। लगभग हम अभी लक्ष्य में हम लोग आ चुका हूं। मेरा वचन ही शासन है। आसाम में अभी आप जाइए, मुसलमान समाज में भी कम उम्र में शादी करवाना लगभग बंद हो चुका है। बाहुबली देखे थे ना, मेरा वचन ही शासन है, वैसे ही आसाम में आपका वचन ही शासन हो जाता है। देखिए, मेरा इतना ही लगता है कि मुसलमान समाज भी अगर अच्छा बात बोलते हैं, सुनते हैं। मुसलमान समाज का सबसे बड़ा समस्या उनका नेता है, साधारण लोग नहीं है। अगर साधारण लोगों को आप समझाते हो, देखो बच्चा को स्कूल में भेजो, मदरसा मत भेजो, बोलते नहीं सर आप ठीक बोलते हैं। मुसलमान समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेता लोग। नेता लोग अपना बच्चा को बढ़िया स्कूल में भेजते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया से आनंद लेता है जीवन का, लेकिन गरीब लोगों को वो लोग उल्टा रास्ता दिखाते हैं। यानी मदरसा सारा बंद किया जाएगा। होना चाहिए देश में। मेरा लगता है ये मेरे लिए नहीं, कि मुसलमान समाज के लिए चाहिए। बच्चा को कम उम्र में शादी नहीं करवाना है। ये मेरा बेटी के लिए नहीं, उनका बेटी के लिए, उनका बेटी का कल्याण के लिए। घर में जितना आपका आर्थिक संबल है, इतना ही बच्चा पैदा हो। ये मेरे लिए मैं नहीं बोल रहा, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए असम में थोड़ा बहुत मेरा बात वो लोग मानते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।